टेस्टिंग की जाती है और प्रतिदिन यह 1.5 लाख के आसपास होती है। जो कुल एक्टिव केसेस हैं इस समय 59,963, इनमें से 30,848 होम आइसोलेशन में है, अर्थात अब 50% से अधिक लोग होम आइसोलेशन में हैं। अपने घर पर रह के ही वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। ऐसे लोग जो संक्रमित होते हैं परंतु उनमें कोई लक्षण नहीं आते और उनके घर पर आइसोलेट होने की व्यवस्था होती है, जिनके पास अलग कमरा है, अलग शौचालय है, ताकि वो अपने परिवार के लोगों को संक्रमित न करें, वैसे लोगों को होम आइसोलेशन में रहने की अनुमति है और वो घर पर रह के ही स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भी होम आइसोलेशन में जाते हैं उनके यहाँ हमारी रैपिड रिस्पांस टीम ज़रूर जाती है और उनको जो 10 दिनों के लिए दवाइयाँ चाहिए उन दवाइयों को वो उपलब्ध कराती है। ये आपका अधिकार है कि अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले के आपको होम आइसोलेशन की अवधि के लिए दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएं। इतना ही नहीं, जो भी आपके परिवारीजन हैं, जो आपके घर में लोग और रहते हैं, उनके लिए भी जो प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में आइवरमेक्टिन भी दिया जाता है, आइवरमेक्टिन है, ये भी जो हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं उनके लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। तो ये आप अवश्य उनसे लें और आप अपना ध्यान रखिए। घर पर जब आप हैं अपना ध्यान रखिए। आपके पास थर्मोमीटर और पल्स ऑक्सीमीटर ज़रूर होना चाहिए ताकि आप अपना टेम्परेचर और जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है उसको समय समय पर नापते रहें। और अगर इनमें कोई बदलाव आता है, अगर आपको तापमान आपका बढ़ जाता है शरीर का, आपको ज्वर हो गया, या आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है जब आपने पल्स ऑक्सीमीटर लगाया अगर वो 95% से नीचे आ गया तो तत्काल डॉक्टर की सलाह लीजिए। तत्काल जो इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसको फ़ोन करिए, तत्काल मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में फ़ोन करिए और आपको चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भुगतान के आधार पर इस समय 2,694 लोग अपना उपचार करवा रहे हैं और सेमी पेड कैटेगरी में 250 लोग हैं। हम आज के अवसर पर सभी डॉक्टर्स का, नर्सेज का, पैरामेडिकल स्टाफ का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, जो कि लगातार पिछले 6 महीने से इस कोरोना के वायरस के संक्रमण के साथ जूझ रहे हैं और लोगों की चिकित्सा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अन्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी भी इसमें लगातार लगे हुए हैं, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे जो सैनिटाइजेशन का काम में लगे हुए पंचायती राज या नगर विकास के कर्मचारी अधिकारी हों, हम सबों को धन्यवाद देते हैं कि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इस समय कर रहे हैं। जब पूरा देश, पूरा विश्व, पूरा राज्य एक महामारी से संघर्ष कर रहा है, उस समय ये लोग बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। सर्वेलेंस की गतिविधि निरंतर होती है और आप जानते हैं कि सर्वेलेंस और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से ही जो संक्रमण है उस पर नियंत्रण किया जाता है। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत 88,916 इलाकों में 3,18,756 टीम दिवस के माध्यम से 2,14,70,98 घरों का सर्वेलेंस अभी तक किया जा चुका है और इनमें 10,74,22,276 लोग रहते हैं जिनका सर्वेलेंस अभी तक किया जा चुका है। प्रदेश में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना एक इनोवेटिव स्टेप था। आप जानते हैं कि जो भी महत्वपूर्ण कार्यालय हैं, जो भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, उद्यम हैं, हर जगह एक कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जहां पर इंफ्रारेड थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइज़र की व्यवस्था होती है और जो लोग भी उस कार्यालय में आते जाते हैं या उस प्रतिष्ठान में आते जाते हैं उनकी प्रारंभिक स्क्रीनिंग की जाती है। तो अब तक प्रदेश में 62,793 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं। 62,793 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं। 62,793 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं। 62,793 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं। 62,793 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं। 62,793 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं। 62,793 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं। 62,793 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं। 62,793 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं। 62,793 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं। 62,793 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं। 62,793 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं। 62,793 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं। 62,793 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं। 62,793 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जा
और इनके माध्यम से अब तक 7,18,165 लक्षणात्मक व्यक्तियों का चिन्हांकन किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कोविड के अलावा हम नॉन कोविड केयर को भी हम मॉनिटर करते हैं, और आपको मैं समय समय पर जो मेजर सर्जरी की गई सरकारी अस्पतालों में या माइनर सर्जरी की गई उसके आंकड़े मैं आपको बताता रहता हूं। इसी प्रकार से हम जो डिलीवरीज होती हैं, जो बच्चों का जन्म होता है, संस्थागत प्रसव होता है, हम उसकी मॉनिटरिंग भी लगातार कर रहे हैं। 3 सितंबर को 6,633 बच्चों का जन्म नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से जो हमारे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर हुआ, और 222 बच्चों का जन्म सिजेरियन सेक्शन के द्वारा हुआ। इस प्रकार कुल 6,855 बच्चों का सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर संस्थागत प्रसव हुआ। संस्थागत प्रसव बहुत ही आवश्यक है, और जिनके घर में भी गर्भवती महिलाएं हों, उन्हें जो प्रसव के पूर्व उनकी 4 बार जांच की जाती है, वो जांच अवश्य करवानी चाहिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो जो विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे होता है, या जो आपके ANM जहां सब सेंटर पर होती हैं, उनके माध्यम से प्रसव पूर्व जो 4 जांचें होती हैं वो अवश्य करवाना चाहिए। इससे अगर प्रसव में कोई जटिलता आने वाली है उसका पहले से पता चल जाता है, और फिर उसकी जो संस्थागत डिलीवरी है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, वो सही जगह पर हो पाती है। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें जो डिलीवरी है वो हमेशा ही इंस्टीट्यूशंस में करनी चाहिए। जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो जहाँ डिलीवरी होती हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिला अस्पताल है, या निजी चिकित्सकों के यहाँ भी होती है, तो आपको डिलीवरी जो है अपने बच्चे का जन्म हमेशा ही एक संस्थागत प्रसव के रूप में ही करवाना चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन में करवाना चाहिए। उससे माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं। न केवल जो कई बच्चों की मृत्यु जन्म के समय हो जाती है, जब कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो अगर वो हॉस्पिटल में जन्म हो रहा है तो इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर रह जाती है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कि जन्म के समय वजन कम होता है, वो भी उनके भी तबीयत खराब होने की संभावना बहुत रहती है। तो अगर वो हॉस्पिटल में हैं तो तत्काल उनकी देखभाल भी हो जाती है। जो पहला 48 घंटा होता है जन्म के समय, वो माँ के लिए भी और बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और इस समय इनकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। जब आप संस्थागत प्रसव करवाते हैं, जब गर्भवती महिला एक अस्पताल में प्रसव करती हैं, तो ये जांच हो पाती है और बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहते हैं, और बाद में भी जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जटिलताएं आती हैं, वो भी नहीं होती हैं। उन जटिलताओं को भी जो जन्म के बाद तत्काल बाद जो माता की जांच होनी चाहिए, वो जांच भी हो जाती है। बच्चों को जन्म के समय का टीका भी लग जाता है, तो इससे माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं। तो जिनके घर में भी गर्भवती महिलाएं हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि प्रसव पूर्व उनकी जांच जरूर करवाएं, और जो प्रसव है वो एक अस्पताल में होना चाहिए। एक या तो स्वास्थ्य केंद्र हो, या कोई CHC हो, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, या कोई और प्राइवेट अस्पताल हो। प्रसव अस्पताल में ही, संस्थागत प्रसव ही होना चाहिए, अस्पताल में होना चाहिए। कोरोना के संदर्भ में आप जानते हैं कि इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, कोई एक नियत उपचार नहीं है, इसलिए अपना ध्यान रखकर, बचाव करके ही आपको इससे सावधानी बरतकर इससे बचे रहना है। संक्रमण से बचे रहना ही सबसे अच्छा तरीका है, और इसके लिए अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से धोते रहिए, और कम से कम 30-40 सेकंड तक धोइए, ताकि आपके हाथ से वायरस बिल्कुल समाप्त हो जाए। इसी प्रकार से सार्वजनिक स्थलों पर अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, गमछे से ढकिए, लेकिन ज़रूर ढकिए। आप संक्रमण से बचे रहेंगे, और खुद बचे रहेंगे तो दूसरों को भी बचाएंगे। और जहाँ भी जाएं, लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। खास करके ध्यान रखिए कमज़ोर व्यक्तियों का, जिनको पहले से कोई बीमारी है, बुजुर्ग व्यक्तियों का, छोटे बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का। इन लोगों का ध्यान रखिए कि इनको संक्रमण किसी प्रकार से भी न होने पाए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आज गोरखपुर के दौरे पर हैं। कल उनके द्वारा
चित्रकूट मंडल की बैठक ली गई, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आयुक्त, चित्रकूट धाम मंडल और समस्त जिलाधिकारियों से एक एक का कमिश्नरी वाइज और जिला वाइज प्रेजेंटेशन लिया गया। बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई की जो परियोजनाएं हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग की जो परियोजनाएं हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो कार्य है, बुंदेलखंड क्षेत्र में जो पेयजल योजनाएं हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर के जो कार्य चित्रकूट में है, बुंदेलखंड क्षेत्र में जो टूरिज्म के कार्य हैं और जितने समस्त विभाग हैं उनके एक एक कार्य का कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिव्यू किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसके साथ साथ वहाँ उन जनपदों के हमारे प्रदेश के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी के साथ भी विधानसभावार, संसदीय क्षेत्रवार भी जो भी उनके सुझाव या उनका कोई बिंदु था उन पर भी चर्चा की गई। दो महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं कि हमीरपुर में और महोबा में जिला चिकित्सालय के साथ साथ एक बड़ा अस्पताल बनाया जाए। दोनों जनपदों में मिनरल फंड की धनराशि उपलब्ध है। उस मिनरल फंड की धनराशि से जिला अस्पताल को इस तरह अपग्रेड किया जाए कि उन जिला अस्पतालों को बाद में मेडिकल कॉलेज के स्वरूप में बाद में परिवर्तित किया जा सके। माननीय विधायक जो है गण का, महोबा के माननीय विधायक जी का, उनका ही ये प्रस्ताव था, जिसको सहर्षि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव पर विचार करके संबंधित जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट महोबा को निर्देश दिया कि मिनरल फंड की धनराशि से अस्पतालों का निर्माण किया जाए। ये एक अनूठा और नया प्रस्ताव है और मिनरल फंड के नियमों में सबसे पहला चिकित्सकीय व्यवस्था ही उस जनपद की बेहतर करने का ही एक निर्देश है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी समीक्षा जिले वाइज की, निर्देश दिया कि जो थोड़ी बहुत भी ज़मीन रह गई है एक्विजिशन के लिए, उसको अगले महीने में, इस महीने में विद इन 1 मंथ उनका भी जो है उसको भी जो है तुरंत एक्वायर कर लिया जाए, किसी भी तरह से निर्माण कार्य में बाधा न हो। और उन्होंने ये भी कहा कि इस कार्य को जो तेज़ी से हो रहा है और तेज़ी लाई जाए। अब तक लगभग 14-15% के बीच में कार्य बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हो चुका है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि अगले साल के नवंबर तक कोशिश की जाए कि ये 4 लेन का जो एक्सप्रेसवे चित्रकूट का है, जो चित्रकूट से लेकर दिल्ली तक जाएगा, आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से, तो चित्रकूट से दिल्ली की दूरी 5 से 6 घंटे की हो जाएगी। तो इस कार्य को बहुत तेज़ी से किया जाए। सभी माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा कार्य की तेज़ी में जो लाया गया है उस पर संतोष व्यक्त किया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया है कि इस कार्य को और तेज़ किया जाए। यूपीडा के अधिकारी और जो वहाँ पर कार्य कर रही हैं एजेंसीज, उनको ये निर्देश दिया गया। इसके साथ साथ बुंदेलखंड क्षेत्र में जो सिंचाई की पुरानी परियोजनाएं हैं, कुछ माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा ये सुझाव और प्रस्ताव दिया गया कि सिंचाई विभाग के जो भी लंबित कार्य हैं उनको हर हालत में जल्दी से जल्दी टेकअप कर लिया जाए। तो उस पर भी चर्चा हुई है और जल्दी उन पर निर्णय ले लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पेयजल की जो नई योजनाएं शुरू की गई हैं उन पर भी विशेष ध्यान और उन पर भी बल दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस बार पेयजल की योजनाओं के लिए जो कार्य हुआ है वो क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है और हर जनपद में मजबूती से कार्य करने की ज़रूरत है। खाद की आपूर्ति बुंदेलखंड क्षेत्र में और बढ़ाई जाए। कुछ जनपदों में लगभग दुगनी मात्रा में खाद का वितरण पिछले वर्ष से हुआ है। जिलाधिकारियों ने बताया कि बुंदेलखंड क्षेत्र में इस बार अच्छी वर्षा हुई है, खाद की मात्रा की डिमांड बढ़ी है, तो इन क्षेत्रों में खाद का सही और सुचारू वितरण हो जाए, ये निर्देश भी उन्होंने दिए हैं।
कहीं भी खाद की कहीं जमाखोरी हो रही है तो उस पर बहुत मजबूती से कार्रवाई एफआईआर दर्ज करके लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। ओवरऑल बुंदेलखंड क्षेत्र में बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े कार्य भी, पीडब्ल्यूडी की सड़कों का कार्य, निर्माण, जो ब्रिज कॉरपोरेशन से ब्रिज बड़े बड़े बन रहे हैं उन पर और तेजी लाए जाने का भी निर्देश दिया गया और सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को कहा गया कि एक एक कार्य को खुद मॉनिटर करके समयबद्ध रूप से उनको सुनिश्चित किया जाए। चित्रकूट में पर्यटन विकास के लिए सुझाव और आए हैं, उन पर भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहां एक और महर्षि वाल्मीकि जी का क्षेत्र है चित्रकूट, वहीं जो है जो तुलसीदास जी का राजापुर का जो क्षेत्र है वो भी क्षेत्र इसी बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। तो हमारे जो ये दोनों स्तंभ हैं पूरी व्यवस्था के, महर्षि वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, इनके कार्य क्षेत्र में, इनके अपने क्षेत्रों में भी टूरिज्म से रिलेटेड कार्य हो, ये निर्देश भी मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में डकैतों का सफाया कर दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र दस्यु मुक्त हो गया है। इस पर भी विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आगे भी इस प्रकार की कोई घटना ना हो और ऐसे लोगों को सख्ती से कार्रवाई करके उन पर प्रभावी अंकुश लगा के रखा जाए, ये निर्देश भी मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि गृह विभाग की सूचना के अनुसार 2,16,000 एफआईआर अब तक दर्ज कर दी गई हैं। 4,14,000 लोगों को नामजद किया गया है। 70,808 से अधिक वाहन सीज किए गए हैं। 74 करोड़ 70 लाख रुपया चालान के रूप में जमा करने की कार्रवाई की जा रही है। 4,34,000 वाहनों के परमिट आवश्यक सेवाओं के लिए दिए गए हैं। 901 एफआईआर अब ईसी एक्ट की दर्ज कर दी गई है। 2,448 फेक न्यूज़ के मामले सामने आए हैं। कंटेनमेंट जोन 17,886 चिन्हित किया करते हुए 1,214 थानों में 15,35,000 मकानों में 88,68,000 लोगों को चिन्हित किया गया है। 44,709 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। लोगों की इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में लोगों की संख्या 35,228 पाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो औद्योगिक क्षेत्र के कार्य है उसमें भी जो श्रमिक हैं उनकी संख्या और उनके कार्यों के लिए भी समीक्षा की और अब निर्माण श्रमिकों के लिए जो द्वितीय चरण की किस्त दी जा रही है, अब तक 17,14,000 लोगों को ये धनराशि दे दी गई है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि धारा 188 में मजबूती से कार्य करते हुए कुछ जोन्स में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। गोरखपुर जोन में बहुत अच्छा कार्य हुआ है, बरेली जोन में अच्छा कार्य हुआ है, कानपुर जोन में अच्छा कार्य हुआ है, लखनऊ जोन में अच्छा कार्य हुआ है, मेरठ जोन में अच्छा कार्य हुआ है, प्रयागराज जोन में और आगरा जोन में और मजबूती से कार्य करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि कंटेनमेंट जोन में जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था है वो और मजबूती से करने के लिए कुल जो अब तक बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लगभग 34,000 बैरिकेड कंटेनमेंट जोन में लगाए गए हैं। तो ये भी एक बड़ी बृहद व्यवस्था की गई है और इन्हीं कंटेनमेंट जोन में जो पुलिस है, होमगार्ड्स हैं, सिविल डिफेंस है और बाकी पीआरडी के जवान हैं, उनको भी लगाया गया है, जिससे कंटेनमेंट जोन के विदिन एक प्रॉपर और उचित व्यवस्था की जा सके। मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि कोविड की लड़ाई में, कोविड के इस महाअभियान में मुख्यमंत्री जी द्वारा जो अस्पताल हैं उनको मजबूत किया जा रहा है। 7 तारीख को गोरखपुर में एक नए अस्पताल का शुभारंभ वो करेंगे और 7 तारीख को ही केजीएमसी में एक नया कोविड अस्पताल जो बना है, अभी हाल में बनकर तैयार हुआ है, कन्वर्ट किया गया है, उसका भी कार्य जो है 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।